ये कहानी है गुंजा नाम की एक लड़की की। गुंजा दिखने में बहुत सुंदर थी। गुंजा की माँ गायत्री रामनगर के बड़े सेठ किशोरी लाल के घर नौकरानी थी। गायत्री को सेठ के घर काम करते कई वर्ष बीत गए थे। गुंजा जब 2 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया। गुंजा और सेठ की बेटी छाया हम उम्र थी। छाया में बहुत घमंड था। गायत्री कभी काम पर न आए तो अपनी जगह गुंजा को काम के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, आज तू आई है गुंजा, गायत्री कहाँ है? वो माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। गुंजा ने हाँ में सिर हिलाया और घर के कामों में लग गई। छाया तो पहले से ही गुंजा से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि छाया देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और उसकी जलन का यही कारण था। आज मौका हाथ आया है, अभी माँ से इसकी डांट पड़वाती हूँ। माँ ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर चाय के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, गुंजा के हाथ में चाय की केतली है, जरूर इसने ही जानबूझकर मेरी ड्रेस पर चाय गिराई होगी। माँ, ये मेरी जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। गुंजा इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आंखों की अंधी, तूने मेरी बेटी की जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है? सेठानी जी, मैंने तो कोई चाय नहीं गिराई, ये केतली तो मैंने आंगन से उठाई है। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो इस महीने का, इसे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अरे इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है बेटी छाया? इसे अपने जन्मदिन पर सारे घर के काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। गुंजा, 2 दिन बाद छाया का जन्मदिन है, तो दिन भर छाया के जन्मदिन के सारे काम देखेगी और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। गुंजा मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे जाएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा कुर्ता पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, तेरे सारे कुर्ते किनारों से फट गए हैं। पर माँ, मेरे पास तो ऐसा कोई कुर्ता है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। रात हो चुकी थी। गुंजा अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गुंजा की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे और तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुंजा पेड़ों के उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत आराम से उस तितली के पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ी में फंसे हुए थे। मुझे बताओ तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी छाया का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई कुर्ता नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारे लिए फूलों का कुर्ता तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको। तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते गुंजा के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का कुर्ता आ जाता है, जिसे देखकर गुंजा बहुत खुश होती है। प्यारी तितली, ये फूलों का कुर्ता तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। कुर्ता मिलने से गुंजा बहुत खुश थी। गुंजा ने घर के अंदर जाकर वो कुर्ता अपनी माँ को दिखाया। गायत्री भी वो कुर्ता देखकर बहुत खुश होती है। गुंजा, ये कुर्ता तो बहुत सुंदर है, देखना मेरी बच्ची सबसे प्यारी लगेगी। अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, तुम आराम करो। थैंक यू सो मच, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। गुंजा, इधर आना। गुंजा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। छाया पहले ही समझ चुकी थी कि सुधीर का ध्यान गुंजा पर है, इसलिए वो जानबूझकर गुंजा को नीचे दिखाने के लिए उसके पैर में अपनी टांग अड़ा देती है, जिससे गुंजा के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे छूटकर छाया की ड्रेस पर गिर जाती है। पर छाया ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते सुधीर पहले ही देख चुका है। गुंजा रोती हुई वहाँ से भाग जाती है, पर उसी बीच सुधीर भी पार्टी छोड़कर चला जाता है। क्या हुआ सुधीर, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ छाया, तुमने उस लड़की गुंजा को जानबूझकर अपने पैर से गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। सुधीर वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक गायत्री और गुंजा काम पर नहीं आए। गुंजा उदास बैठी थी कि तभी सुधीर अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं गुंजा को पसंद करता हूँ
और मैं गुंजा से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, गुंजा के बारे में जैसा सुधीर ने बताया था, गुंजा वैसी ही सुंदर है। हमें गुंजा बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। सबकी बातें सुनकर गुंजा शर्मा जाती है। गायत्री बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर गया। धूमधाम से गुंजा और सुधीर की शादी होती है। गुंजा की किस्मत बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में सुधीर जैसा अच्छा इंसान पाकर गुंजा बहुत खुश होती है और मन ही मन उस तितली को धन्यवाद कहती है। सुषमा हर समय अपनी बूढ़ी सास को तंग करती रहती थी। सारा दिन बेचारी कौशल्या घर के काम करती और जब रोटी मांगने की बारी आती तो सुषमा कौशल्या के हाथ से थाली छीन लेती। ओहो, आंगन में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इधर 2 रोटी की थाली, बूढ़ी हो गई पर खुराक अभी भी 10 रोटियों वाली है। सुषमा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक प्याली चाय तक नहीं पी बहू। हाँ तो मर नहीं जाओगी अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाओगी तो। जाकर पहले कपड़े धो लो, उसके बाद रात का खाना बनाकर कुछ खाना, और दिशा के पापा आ जाए उससे पहले चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाना। दिशा के पापा को जरा सी भी भनक लगी कि मैंने आपसे काम करवाया है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी कौशल्या ऐसे ही अपनी बहू सुषमा के अत्याचार सहन कर रही थी। उसके बेटे सुमेर को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी माँ के साथ ये सब क्या हो रहा है। माँ कहाँ हो, सो गई क्या? देखो, मैं आपके घुटनों पर लगाने का मालिश का तेल लेकर आया हूँ। आप कह रही थी ना कि आपके घुटनों में दर्द रहता है, लाओ मैं आपके घुटनों की मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं मेरे बच्चे, तू मेरे लिए इतना सोचता है, मेरे लिए यही काफी है। तो सुबह से दुकान से थका रहा आया है, जा पहले गरम गरम रोटी खा ले। मैंने आज तेरी पसंद की अरबी की सब्जी बनाई है। ठीक है माँ, पर याद से ये तेल लगा लेना। अभी तुम सो जाओ। कौशल्या अपने आंसुओं को आंखों में दबा लेती है और सुमेर जैसे ही कमरे से बाहर जाता है वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दिशा कौशल्या से बोली, दादी आज मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आने वाली हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। पकवान तो मैं बना दूंगी पर मेरी तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है। सुमेर अभी मुझे दवाई देकर गया है, तुम अपनी मम्मी से कह दो, वो थोड़ी मेरी मदद कर देंगी। क्या कहा? मैं आपकी मदद कर दूं? मेरे तो वैसे ही कमर में आज बहुत दर्द है, सारा खाना आपको ही बनाना होगा। और हाँ, दिशा की सहेलियों के आने से पहले सारा खाना बना देना, वरना आपकी खैर नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। माँ, अगर दादी सारा खाना नहीं बना पाई तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और माँ, अभी तो बाजार से समोसे और लड्डू भी लेकर आने हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तैयार भी होना है। तुम दादी को भेजकर समोसे और लड्डू मंगवा दो। जाओ, जाकर बाजार से समोसे और लड्डू ले आओ, समोसे गर्म होने चाहिए। सुषमा कौशल्या को बाजार से समोसे और लड्डू खरीदने भेज देती है। सुषमा समोसे और लड्डू खरीद कर लौट रही थी कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके हाथ से सारे समोसे और लड्डू नीचे गिर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे समोसे और लड्डू जमीन पर गिर गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। अगर खाली हाथ घर लौटी तो बहू बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौशल्या रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही कौशल्या के आंसू जमीन पर गिरते हैं वो सोने के बन जाते हैं। ये देखकर कौशल्या हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे आंसू सोने के बन गए? ऐसा कैसे हो गया? तभी कौशल्या को उस पेड़ में से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरी छाया में बैठकर रो रही थी, इसलिए तुम्हारे आंसू सोने के बन गए। अपना दुख कहो, तुम्हें क्या परेशानी है? जादुई पेड़, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे अब और दुख नहीं सहा जाता। मैं अपना दुख अपने बेटे से भी नहीं कह सकती, वरना मेरे बेटे की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। कौशल्या जादुई पेड़ को अपना सारा दुख बताती है। तुम इस सोने को दुकान पर बेच दो, फिर उन रुपयों से सामान खरीद कर घर लाओ, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। और हाँ, मेरे जादू के कारण आज के बाद जब कभी भी तुम्हें दुख होगा तो तुम्हारी आंखों से सोने के आंसू टपकने लगेंगे। जादुई पेड़ को धन्यवाद कहकर कौशल्या फिर से सामान खरीद कर घर आ जाती है। इतनी देर कहाँ लगा दी? समोसे और लड्डू बनाने गई थी या खरीदने? जाओ, जाकर रसोई में सारा खाना बनाओ, दिशा की सहेलियां आने ही वाली होंगी। चिंता मत करो, मैं अभी बना देती हूँ। कौशल्या रसोई में जाकर सारा खाना बनाती है। दिशा की सहेलियां आ जाती हैं।
कौशल्या उन्हें खाना परोसने लगती है। तभी कौशल्या को चक्कर आने लग जाते हैं और उसके हाथ से सब्जी का कटोरा एक लड़की के कपड़ों पर गिर जाता है। सत्यानाश कर दिया। दिशा, तुम्हारी दादी ने सारी सब्जी मेरे नए सूट पर गिरा दी है। इतना महंगा सूट खरीदा था मैंने, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। तुमने अपने घर में ऐसे बूढ़े लोग पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। दादी, ये आपने क्या कर दिया? अंधी हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता? चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। पता नहीं, सारा सूट खराब करके रख दिया। अब घर जाकर मुझे नहाना पड़ेगा। दिशा की सारी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। सुषमा और दिशा दोनों कौशल्या पर बरस पड़ती हैं। आपको मेरी बेटी की खुशियां देखना भी पसंद नहीं है। आप तो जलती हो मेरी बेटी से, इसीलिए आपने जानबूझकर ऐसा किया। आज आने दो सुमेर को, मैं आपको इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। ऐसा न कहो बहू, गलती से मुझसे सब्जी गिरी थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं अपनी पोती के साथ भला ऐसा क्यों करूंगी? कौशल्या रोने लगती है। उसे तो याद ही नहीं था कि जब वो रोएगी तो उसके आंसू सोने के बन जाएंगे, और जादुई पेड़ के कहे अनुसार उसके आंसू सोने के बन जाते हैं। टपकते हुए सोने के आंसुओं की तरफ सुषमा और दिशा की नजर जाती है और वो चौंक जाती हैं। ये कैसा जादू है? आंसू सोने के बन गए? ये तो असली सोना है। ये सब क्या राज है? कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? मुझे सच सच बताओ। कौशल्या घबरा जाती है और डर से सारी सच्चाई अपनी बहू को बता देती है। अब तो मैं तुम्हें रोजाना रुलाऊंगी ताकि तुम और सोना उगलो। इस बारे में सुमेर से कुछ भी नहीं कहोगी, वरना मैं दिशा को लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उस दिन से जानबूझकर जब भी मौका मिलता सुषमा कौशल्या को तंग करने लगती और कौशल्या के आंसू जमीन पर गिरकर सोने के बन जाते। कुछ दिन बाद सुषमा के पास कौशल्या को तंग करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए अब वो कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रही थी जिससे कौशल्या के आंसू निकले। एक दिन वो कौशल्या पर बरस पड़ी। आप रो क्यों नहीं रही हो? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ अपने आंसू निकालो। पिछले 2 दिन से आप बिल्कुल नहीं रो रही हो। ऐसे मेरे पास सोना कैसे आएगा? मुझे सोने के आंसू चाहिए। मुझे अपने लिए बहुत सारे जेवर बनाने हैं। सुषमा बहू, मैं क्या करूं? मुझे रोना नहीं आ रहा है। लगता है मेरे आंसू सूख गए हैं। अब मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। मुझे लगता है दादी झूठ बोल रही हैं। ये खुद रोकर अपने आंसुओं से सोना बनाकर बाजार में बेच आती होंगी और अपने पास पैसे जोड़ रही होंगी। तू ठीक कह रही है। हम इस कमरे में आग लगा देते हैं और कमरा बंद कर देना। जब आग की लपटों से इनकी आंखें जलेंगी तो अपने आप इनके आंसू टपकने लगेंगे। फिर ढेर सारा सोना बन जाएगा। ये मरती है तो मर जाए, कम से कम हमें सोना तो मिलेगा। ठीक है माँ, तुम बाहर ही रहो। मैं कमरे में आग लगाकर दादी को अंदर बंद कर दूंगी। दिशा एक खंभे से कौशल्या को बांध देती है और कमरे में तेल छिड़क कर आग लगाने लगती है। अचानक आग बढ़ जाती है और दिशा कमरे से बाहर नहीं जा पाती। वो चिल्लाने लगती है, माँ बचाओ, मैं कमरे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ। दिशा बेटी, चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कौशल्या किसी तरह अपने आप को खंभे से छुड़ाती है और एक कंबल से दिशा को ढक लेती है और किसी तरह कमरे से बाहर आती है। आग की लपटें कौशल्या के हाथ को जला देती हैं। इतनी देर में सुमेर भी वहां पहुंच चुका था। ये सब सुषमा और दिशा देख रही थी। मैं दादी को जलाने वाली थी और दादी ने आज मुझे बचाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। मैं क्या करने जा रही थी पैसों के लालच में? कितनी अंधी हो गई थी। आज मेरे पापों की सजा मुझे मिल जाती। दिशा को अगर कुछ हो जाता तो मेरा सब कुछ चला जाता। माँ जी ने आज दिशा को बचा लिया। माँ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा तो हाथ जल गया है। दिशा, तुम ठीक हो ना? पता नहीं बेटा, कमरे में लालटेन जला रखी थी और मेरी आंख लग गई। दिशा तो मुझे खाना खाने के लिए उठाने आई थी। ये बेचारी मेरे कारण मुसीबत में पड़ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। सुमेर कमरे में देखता है, वहां पर कोई लालटेन नहीं थी, पर वो उस समय अपनी माँ से क्या ही कहता। सुषमा और दिशा उस वक्त बहुत